ये रिकॉर्ड होने वाला है ना? हाँ हाँ रिकॉर्ड होगा। इथं वायफायला रेंज येत हम लोग लाइव है अभी हम। लाईव्ह हाँ हाँ सगळ्यांचं स्वागत। अरे जी सुरू करा। सुरू करू। हो हो सुरू करा। तर रोहन प्रकाश यांच्या रोहन साहित्य मैफलमध्ये आपल्या सगळ्यांच्या मनापासून स्वागत। आज आपण डॉक्टर तरू जिंदालशी बोलणार आहोत। तर 7:30ची वेळ आहे, काही लोकांना जॉईन होऊ दू, मग आपण पुन्हा बोलणं सुरू करू। लाईव्ह दिसतंय अजून फेसबुकवर? दिसतंय का लाईव्ह? परिचय आहात फेसबुकला लाईव्ह आहोत आपण आता सगळे। हो पण माझ्या समोरच्या फेसबुक अकाउंटवर अजून लाईव्ह सुरू झालेलं नाही बहुतेक। अच्छा नाही आहे पण ठीक आहे तुम्ही बोलू शकताय। पण ते लोकांची नावं किंवा कोणी काही येत असेल कळलं तर जास्त सोपं जाईल ना। हाँ नहीं पण ठीक है अपन तरुणींशी गप्पा मारू शकतो। येस चाय आप भी पी रहे हो, मैं भी चाय ले रहा हूँ अभी साथ में। ये रोहन ने शाम के टाइम में चाय पिला जी जरूर जी। मेरा तो आजकल ऐसा हुआ है कि चाय तो बंद हो गई है लेकिन ग्रीन टी चालू हो गई है, तो मेरा ग्रीन टी के साथ गपशप होने वाला है। देखते हैं 7:30 बजे का टाइम तो दिया है लोगों को, तो थोड़ा 7:35 तक शुरू करना पड़ेगा शायद से एक्चुअल में, क्योंकि व्यूअर्स कुछ दिखेंगे ना आने, कोई आए 10-15 लोग भी दिखते हैं। दूसरे फोन पे फेसबुक चालू है ना? हाँ फेसबुक उस पे, लेकिन अब तक लाइव आया नहीं है कुछ। अच्छा अच्छा ओके अभी दिख रहा है कुछ। ठीक है। फेसबुक वर दिसतंय। हो हो सो तू आय थिंक यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग। या तर रोहन प्रकाशनच्या रोहन साहित्य मैफलमध्ये आपल्या सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत। लॉकडाऊन साधारणतः मागचे 3 महिने सुरू झालेलं आहे आणि या 2-2.5 महिन्यांमध्ये आधी भीती होती, मग निराशा, मग काहीशी थोडी उन्मादी अवस्था आपल्या समोर आली आणि या सगळ्या काळात रोहन आणि विशेषतः प्रदीप सर यांच्या कल्पनेतून हा गपशप दिलसे कार्यक्रम त्यांनी सुरू केला। खरं तर या प्रकारचा कार्यक्रम सुरू होणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे। सगळे प्रत्यक्ष व्यवहार जेव्हा ठप्प आहेत तेव्हा कोणालाही कुठेही जाता येत नाही, हालचाल करता येत नाहीये, अशा वेळेस किमान व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्मवर तरी साहित्यिक उपक्रम होत राहणं फार गरजेचं असतं आणि हे फार आशादायी चित्र आपण बघतोय। मागच्या साधारणतः एक 13 गप्पा पूर्ण झालेल्या आहेत। या गप्पांमध्ये आपण अनेक लेखकांशी बोललो, त्यांचे अनुभव आपण ऐकले, कधी आपण अभिवाचन केलं तर कधी आपण गाणी ऐकलीत मृदुला दाडे जोशी यांच्याकडनं आणि या सगळ्यांचा अनुभव फार चांगला राहिलेला आहे आणि या सगळ्या अनुभवांना लक्षात घेता आजचा 14वा कार्यक्रम आपण करतोय डॉक्टर तरू जिंदाल सोबत। रोहन प्रकाशन मागचे 35 वर्ष जी काही पुस्तक प्रकाशित करण्याचं काम करतंय त्यात अनेक दर्जेदार पुस्तकं रोहन प्रकाशननी समोर आणलेली आहेत। तर या सगळ्यांमध्ये त्यांचं समाजरंग इम्प्रिंट जे आहे हे अत्यंत महत्वाचा आणि वेगळा उपक्रम आहे। समाजात घडणाऱ्या वेगवेगळ्या घटकातील कामांना लोकांसमोर आणणं हे उद्दिष्ट ठेवून त्यांनी समाजरंग इम्प्रिंट सुरू केलंय। आज पण त्याच्यामध्ये अनेक महत्वाची पुस्तकं त्यांनी आपल्या समोर आणलेली आहेत। त्याच्यामध्ये विंचवाचं तेल असेल, त्याच्यामध्ये लढा टाकलेल्या स्त्रियांचा असेल, कोरडी शेत ओले डोळे असेल, ऊसतोडणी कामगारांबद्दल बोलणाऱ्या शिक्षण कोंडी हे पुस्तक असेल,
तर मी परेश जयश्री मनोहर ऊसतोडणी कामगार मुलांसोबत काही काम करतो आणि त्यांच्या अनुभवाने घेऊन जे शिक्षण कोंडी पुस्तक रोहन सोबत केलं त्यानिमित्ताने मी रोहन टीम मध्ये सामील झालो आणि त्यांनी आज मला तरुजींशी बोलायची संधी दिली. खरं तर तरुजींशी बोलण्याचं एक महत्वाचं कारण म्हणजे मी हा ये मुमकिन है या पुस्तकाचा फॅन पण आहे. तरुजींनी केलेल्या कामाचा पण फॅन आहे. तरुजींबद्दल आपण जे बोलतोय तर त्याच्यात मला महत्वाचं असं वाटतं की आपल्या काळात काही माणसं आपल्या आसपास असणं, आपल्या आसपास जगण्याकरता फार महत्वाचं असतं. या सगळ्यांनी आपलं जगणं सोपं करण्याकरता काही गोष्टी केलेल्या असतात. त्याचा परिणाम आपल्यावरती होत असतो. या सगळ्यामध्ये विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये आपण गेले नजीकचा इतिहास जर बघितला तर आपल्याला बाबा आमटेंपासून प्रकाश आमटेंपर्यंत, डॉक्टर राणी बंग, डॉक्टर अभय बंगांपासून अहंकारेंपर्यंत वेगवेगळी लोक आरोग्य क्षेत्रात काम करताना दिसतात. त्या सगळ्यांच्या कामामुळे आपलं जगणं सोपं होत आहे. याच सगळ्यांच्या जगण्यातला एक महत्वाचा दुवा आहे डॉक्टर तरू जिंदाल. डॉक्टर तरू या मुंबई जन्मल्या, मुंबईतच वाढलेल्या महाराष्ट्रीयन आहेत. त्यांनी MBBS, MS, DGO पर्यंत शिक्षण केलेलं आहे. संपूर्ण शिक्षणामध्ये कुठेही प्रावीण्य चुकवलेलं नाही. MBBS करताना गांधी विचाराच्या प्रभावाखाली डॉक्टर तरू आल्यात आणि ग्रामीण भागात काही काम करूयात म्हणून त्यांनी थेट बिहारमध्ये काम सुरू केलं. तर डॉक्टर तरूंचा बिहार मधला जो रोलर कोस्टर राईड आहे, त्यांचा जो काही तो प्रवास आहे, त्या प्रवासाचं एक तुफान वर्णन त्यांच्या पुस्तकात येतं. पुस्तकाचं नाव आहे हा ये मुमकिन है. रोहन प्रकाशांचं हे पुस्तक आहे समाज रंगामध्ये आलेलं. या पुस्तकाची 2 वैशिष्ट्य मी पहिले सांगू इच्छितो. हे पुस्तक रमा हर्डीकर सखदेव यांनी अनुवादित केलंय. तो अनुवाद इतका सुंदर झालेला आहे की हे पुस्तक दुसऱ्या कुठल्या भाषेतनं अनुवादित होऊन आपण वाचतोय असंही आपल्या लक्षात येत नाही. या पुस्तकाचं संपादन करताना विशेषतः अनुराग जगताप यांना फार काय प्रकारचं कष्ट पडलं असेल याचा आपल्याला अंदाज येतो. कारण तरुणकडे इतके अनुभव आहेत आणि इतक्या गोष्टी त्यांना सांगायच्या आहेत. त्या सगळ्या एका पुस्तकाच्या आवाक्यात बसवणं, सगळे महत्वाचे अनुभव समोर घेणं हे एक मोठं कष्टाचं काम असणार आहे. तर मी टीम रोहनचं सगळ्यांचं या पुस्तकाच्या निमित्ताने आभार मानतो आणि अभिनंदन करतो. तर आपण पुढचे 30, 35, 40 मिनिटं साधारणतः डॉक्टर तरू जिंदाल सोबत गप्पा मारणार आहोत. तर तरूजी, आपलं रोहन प्रकाशांच्या गपशप दिल से चाय पे गप्पा या कार्यक्रमात मी स्वागत करतो. तरूजी, मला तुम्हाला सुरुवातीलाच एक प्रश्न विचारायचा आहे की MBBS झालात, MS झालात, मुंबईतच राहिलात, मुंबईत तुम्हाला करिअर ऑपॉर्च्युनिटी आहे, हे सगळं असताना उठून मोतीहारी सारख्या अत्यंत दुर्गम भागात जाऊन राहणं म्हणजे साधारणतः परग्रहावर गेल्यासारखं आहे. हे सगळं करण्यामागे तुमचं मोटिवेशन काय होतं तरूजी? तुमच्या मोटिवेशन पासून, तुमच्या प्रेरणेपासून सुरुवात करूयात ना गप्पांची. तरूजी तुम्ही. मैं हिंदी में जवाब दूंगी. मराठी समझती हूँ अच्छे से लेकिन बोल नहीं पाती, तो मैं हिंदी में जवाब देती हूँ. एक्चुअली ऐसा है कि मैं हर चीज इसमें एक्सपोजर से रिलेटेड है. मैं जब MBBS में थी तो मेरे एक मेंटोर थे डॉक्टर अश्विनी कुमार तुपकरी, जो हेडगेवार हॉस्पिटल औरंगाबाद में रहते हैं, और साथ ही में डॉक्टर अभय बंग, डॉक्टर प्रकाश आमटे, इन सब से काफी इंस्पिरेशन मिली हुई थी. सो मैं ड्यूरिंग इंटर्नशिप मेलघाट के रिमोट एरियाज में गई थी फॉर माल न्यूट्रिशन मैनेजमेंट. तो ये जो एक्सपोजर मिला MBBS के दौरान, उससे मुझे पता चला कि महाराष्ट्र सिर्फ बॉम्बे नहीं है. मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन महाराष्ट्र, बॉम्बे हूँ, कभी भी बॉम्बे के बाहर नहीं गई. आई एम नॉर्थ इंडियन. तो मुझे लगता था यही है, पूरा महाराष्ट्र यही है. लेकिन जब मेलघाट में गई तब मुझे पता चला कि हमारे महाराष्ट्र में ऐसी भी एक जगह है जहाँ पे पानी के लिए टैप नहीं है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. तो जब वहाँ जाके 2 हफ्ता रही तब पता चला कि महाराष्ट्र के बहुत सारे जिलों की क्या परिस्थिति है. तो जब ये एक्सपोजर हो गया तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ऐसी जगह जाके काम करना चाहिए जहाँ पे मेरी सही में जरूरत है. मेरे जो हस्बैंड है डॉक्टर धरव शाह, वो भी मेरे एक बहुत बड़े मेंटर रहे हैं. प्रचिति नाम का हमारा एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था PJ मेडिकल कॉलेज में, जिसका भी यही काम था कि स्टूडेंट्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स को उसकी सोशल साइड से थोड़ा अवगत कराएं. और इस एक्सपोजर की वजह से, बिकॉज ऑफ दीज एक्सपोजर विजिट्स, मुझे लगता है कि सेंसिटिविटी MBBS के टाइम पे ही आ गई और मन में ये फिक्स हो गया था कि
लाइफ में जो भी काम करेंगे वो इस नीड को सर्व करने के लिए करेंगे। और मन में एक चीज बहुत क्लियर थी कि जहां मेरी जरूरत है मुझे वहां जाना है। इसीलिए एमडी जब मेरी खत्म हो रही थी ना, मैंने एमडी सायन हॉस्पिटल से ऑब्स-गायनी में की है, तो जब खत्म हो रही थी तब मेरे मन में इतनी हलचल हो रही थी कि यार तरू अभी तो एमडी भी खत्म होने आई, अब क्या करेगी, अब कहाँ जाएगी? क्योंकि बॉम्बे में रहने का मन नहीं था मेरा फ्रैंकली, इवन दो मैं और धरव दोनों बॉम्बे यहाँ पे मेरी ज्यादा जरूरत है। और वो कहते हैं ना कि जब तुम रियली कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात जोर लगाती है तुम्हारे पीछे की तुम्हें वहां पहुंचा दे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे एमडी के आखिरी महीने में मुझे पता चला कि बिहार में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट की जरूरत है। और मैंने जैसे ही बिहार सुना मेरा तो हो गया चल मैं तो जा रही हूँ, मैंने कुछ सोचा ही नहीं उसके बारे में। कोई खास रीजन? जी, कई विशेष कारण, कोई खास रीजन रहा? हाँ, क्योंकि मन में तो हमेशा से ये एक रेस्टलेसनेस थी कि मुझे रूरल एरिया जाना है। लेकिन मैंने फ्रैंकली रूरल एरिया सिर्फ एक ही बार देखा था जब मैं मेलघाट गई थी, और मैं कभी नहीं गई थी वहां पे। मेरे आसपास के सब मेरे फ्रेंड्स कोई लैप्रोस्कोपी कर रहा है, कोई इनफर्टिलिटी कर रहा है, कोई कहीं अपना प्राइवेट कॉलेज अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल रहा है, और मैं ही बैठी थी, कुछ भी नहीं था मेरे हाथ में। बट आई वॉज जस्ट वेटिंग कि मैं रूरल एरिया में कहीं जाऊं। और जैसे ही मुझे बिहार सुनाई दिया, मैंने घर पे जाके बोला कि मेरे को जाना है बिहार। तो मोटिवेशन तो यही था, जो किताबें पढ़ी एमबीबीएस के टाइम, जो एक्सपोजर विजिट्स हुए। और थैंकफुली हमारे महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर अरोड़े हैं, डॉक्टर आमटे हैं, डॉक्टर अभय बंग है, बहुत सारे लोग जिन्होंने अमेजिंग काम करके रखा है और हमारे लिए इंस्पिरेशन का जो स्रोत है। सो महाराष्ट्रियंस आई थिंक आर वेरी लकी कि हमारे सामने इतने ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स हैं, और मोटिवेशन तो वहीं से आया है। यस तरू जी, ये आपका जो बुक शुरू होता है, हाँ ये मुमकिन है, हाँ जी, इसका पहला ओपनिंग हाँ जी, चैप्टर पढ़ने वाले को क्लीन बोल्ड करता है। तो आपको जो मोतिहारी जिला रुग्णालय का जो पहला पहला आपका जो इम्प्रेशन है, क्या वहां से आप थोड़ा सा शुरू करेंगे? उसके बारे में हमको थोड़ा और कुछ लाइव बताएंगे? तो आपने जैसे कहा कि जो फर्स्ट पेज है वो रीडर को क्लीन बोल्ड करता है, तो मैं आपको रियली बताना चाहती हूँ कि इसमें 1% भी अनरियल या बनावटी कुछ नहीं है उस चैप्टर में। आपको जैसे क्लीन बोल्ड किया वैसे मैं भी क्लीन बोल्ड हो गई थी। मुझे बताया गया था कि बिहार की परिस्थिति खराब है, आपको जाके वहां पे मेरा काम क्या था कि वहां के उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके गायनेकोलॉजिस्ट को सिजेरियन सिखाना है और थोड़े डिलीवरी के स्किल्स सिखाने हैं। तो मैं सोचती थी अरे गायनेकोलॉजिस्ट को क्या सिजेरियन सिखाना, उनको तो आता ही होगा ना। लेकिन हाँ। मुझे तो रूरल एरिया जाना था, तो मैं तो रेडी थी जाने के लिए, कुछ भी मतलब देख के आने के लिए भी रेडी थी वो। तो वहां जाके लेकिन मुझे पता चला कि सिचुएशन बहुत ज्यादा गंभीर है। और पहले ही दिन फिर मैंने देखा कि जो डिलीवरी हो रही थी वहां पे स्वीपर्स सुबह 11 बजे भी डिलीवरी कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि छुपाने की कोशिश हो रही थी कि अरे डॉक्टर नहीं है तो स्वीपर डिलीवरी कर रही है, ऐसा कुछ नहीं था। दूसरा, जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गई तो देखा वहां का जो वहाँ ओटी बाबू बोलते हैं, ओटी बाबू मतलब असिस्टेंट, बनियान पहन के सिजेरियन सर्जरी में खड़ा था। विंडो के बाहर देखो तो बहुत सारा जो डिलीवरी के बाद निकलता है खून वाला कपड़े और सुई वगैरह, वो सारी ऐसे ही पड़ी थी। मुझे तो लग रहा था मुझे अभी उल्टी आ जाएगी, और इस जगह पे मुझे अभी यहाँ पे ट्रेनिंग देनी है। डॉक्टर्स जो मैटरनिटी सिस्टम को संभालने के लिए जिम्मेदार होते हैं वो मुझे मैटरनिटी वार्ड में कहीं नहीं दिखे पूरा दिन। तब मुझे पता चला कि प्राइवेट प्रैक्टिस वहां पे जैसे सब जगह पे, सिर्फ वहां नहीं, सब जगह पे प्राइवेट प्रैक्टिसेस बहुत चलती है, लेकिन वहां पे डिफरेंट ये था कि डे टाइम में भी डॉक्टर्स नहीं थे, सब बिजी थे प्राइवेट प्रैक्टिस में। सो मैं गई थी वहां से ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि जो काम करना है वो ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा होने वाला है, और शायद ट्रेनिंग तो बहुत बाद में आएगी, पहले मुझे बाकी चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा।
तरू जी, तो आपका ये जो हाँ, क्लीन बोल्ड। सॉरी आप प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। बोलिए। नहीं मैं नहीं, प्लीज बोलिए परेश। मैं ये सोच रहा था कि इतना बड़ा डिसीजन जब कोई बंदा लेता है इस तरह के काम को करने का, तो फैमिली बहुत मैटर करता है। आपने भैया के बारे में भी लिखा है आपके इसमें, तो आपका डिसीजन जब पहली बार आपने घर में शेयर किया तो क्या रिएक्शन था घर वालों का कि बिहार मतलब रूरल एरिया तो ठीक है, बट बिहार में जाके वहां पे मोतिहारी में जाके काम करना, तो उनका क्या रिएक्शन था, पहला रिएक्शन क्या था? उनका ये पहली बात तो मेरे जो हस्बैंड हैं, जैसे मैंने कहा थ्रू आउट मैं उनको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस से जानती थी, तो वो मेरे एक तरीके से मेंटर थे। तो वो हम दोनों का ही हमेशा से एक ड्रीम रहा है कि वी शुड गो वेयर वी आर रियली नीडेड। ये वाला जो सेंटेंस है वो मुझे मेरे हस्बैंड से ही मिला है। तो उनको कन्विंस करने से ज्यादा शायद वो मुझे कन्विंस करते थे कि तरु तू मेलघाट जा, तरु तू गढ़चिरौली जा। तो कन्विंसिंग की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरा मेरे जो भैया हैं, जो उन्होंने भी ही हैज ऑलवेज सपोर्टेड माय ड्रीम्स। तो वो डॉक्टर रॉय से मिले। डॉक्टर रॉय बिहार के इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड थे। तब डॉक्टर रॉय ने उनको इस बात के बारे में बताया एक फ्लाइट में, और फिर भैया ने घर आके मुझे बोला, गुड़िया तेरे लिए ना मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया, अभी तू वहां जा। तो भैया ने एक्चुअली मुझे बिहार भेजा, बस कन्विंस करना बाकी था पापा मम्मी को। तो पापा मम्मी को जब बोला तो उन्होंने बोला, बाबा रूरल एरिया में जाना है तो जा, बिहार मत जा। तो रूरल एरिया और बिहार दो अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि हमारे मन में बिहार के नाम पे इतनी सारी इमेजेस बन जाती है जैसे ही बिहार बोलते हैं, क्योंकि हम सबने गैंग्स ऑफ वासेपुर और पता नहीं कौन सी मूवीज देखी हुई है, और हमको बहुत डर लगता है वहां की स्टोरीज सुनी हुई है, तो डर लगता है लोगों को। तो मेरी मम्मी ने बोला था कि यार बॉम्बे में भी तो रूरल एरियाज है, या बॉम्बे में तो ऐसे एरियाज हैं, तो वहां काम कर, तुझे बिहार क्यों जाना है। तो पापा मम्मी तो होते ही है थोड़े से ये। मेरे सास ससुर भी शायद थोड़े से डरे होंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे, एंड आई हैड फुल सपोर्ट एंड आई वेंट टू बिहार वेरी हैप्पीली। मेरे टीचर्स भी डरे हुए थे, लेकिन फाइनली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहां पे। एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। तो बिहार के मोतिहारी में सबसे डरावना क्या था? तो बिहार तो डरावना नहीं था, बाहर के लोग डरावने नहीं थे, तो वहां पे डरावना क्या था? डरावना वहां का लेबर रूम था। बिहार डरावना नहीं था, बिहार के लोग डरावने नहीं थे, वहां की परिस्थितियां, हाँ वहां पे डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर था, ये सब कुछ था, लेकिन डरावना कुछ नहीं था। पिछड़ा जरूर लगा मुझे, लेकिन सबसे डरावना, सबसे डिसअपॉइंटिंग और सबसे शॉकिंग वहां का हॉस्पिटल था, वहां का ऑपरेशन थिएटर, जहां पे कोई भी चप्पल पहन के अंदर आ जाता है। सिजेरियन देखने के लिए 12 लोग खड़े हैं, वो सास भी खड़े होके बहू का सिजेरियन देख रही है। और डिलीवरी रूम में कुत्ता, और वो जो प्लेसेंटा निकलता है वो चाट रहा है बैठ के, उसके बीच में हम डिलीवरी कर रहे हैं। तो सबसे डरावना तो वो डिलीवरी रूम था। तो या अनफॉर्चुनेटली ये कब की स्टोरी है पता है? ये 2014 की स्टोरी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ पता नहीं कौन सी सदी की स्टोरी लिखी है, ये दैट्स नॉट ट्रू। मेरी एमडी 2013 में पास हुई और 2014 में वहां थी। 14 से 16 के बीच की स्टोरी है ये, और ये हमारा आज का इंडिया है। तो मतलब भारत महासत्ता बनने के जस्ट 6 साल पहले की स्टोरी बता रहे थे आप? यस यस यस। तो वही है कि एक ये बहुत लोग पूछते हैं किताब क्यों लिखी है ना, शायद आप भी पूछेंगे अभी, तो मैं उसके पहले ही बता देती हूँ कि किताब मैंने क्यों लिखी। मैं ये बहुत सोचती हूँ कि मैं कैसे इंस्पायर हुई कुछ भी ऐसा काम करने के लिए। तो मुझे एक एक्सपोजर मिला, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मेलघाट जाके आई, डॉक्टर अभय बंग जाके आई, सब लोग नहीं जा पाते। तो किताबें जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन और इंस्पिरेशन होती है। तो लोग अपनी कहानी नहीं लिखेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा? गांधी जी ने अपनी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ लिखी है, तभी तो मैं इंस्पायर हो पाई। डॉक्टर अभय बंग ने माझा साक्षात्कारी हृदय लोक लिखा है, तब मैं इंस्पायर हो पाई, राइट? डॉक्टर प्रकाश आमटे, वैसे ही स्टोरीज लिखना बहुत जरूरी है। तो मुझे रियलाइज होता है जितनी भी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं
वो किसी दूसरे जनरेशन की है, मे बी हमारे से जैसे मेरे पापा मम्मी की जनरेशन की है, तो या गांधी जी की जनरेशन की है। तो मेरे जनरेशन के जो लोग हैं, जो व्हाट्सएप फेसबुक के बच्चे हैं, है ना, जो इंस्टाग्राम में जीते हैं, तो उनको देख somehow sometimes don't feel कि वो कनेक्ट कर पाते हैं उससे। उनको लगता है हाँ वो लोग तो बहुत महान लोग हैं, उन्होंने तो सब किया है, हम नहीं कर सकते बाबा, हम भी नीड अ स्मार्टफोन। सो बहुत जरूरी है कि हमारी जनरेशन के लोग लिखें और ऐसी भाषा में लिखें जो हमारी जनरेशन के लोग कनेक्ट कर पाए। तो इसीलिए ये बुक का लिखना जरूरी था, इवन दो एक बहुत शॉर्ट एक्सपीरियंस है 2 साल का, तो लिखना जरूरी था। दूसरा, मुझे ये बुक इसलिए मेनली यंग लोगों की तरफ एम्ड है, जिनके आगे जो एक बीच में क्रिटिकल टाइम पे खड़े हैं कि अभी मुझे क्या करना है लाइफ में, जो अपना पर्पस ढूंढ रहे हैं। लेकिन सब पढ़ सकते हैं ऑब्वियसली, तो यंग लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग लोगों से हमेशा कहा जाता है सेटल हो जाओ, सेटल हो जाओ, सेटल हो जाओ, शादी कर लो, बच्चा कर लो, बैंक बैलेंस कर लो, गाड़ी खरीद लो, है ना, सेवा तो होती रहेगी। सेवा तो हमारे वर्णाश्रम, वो कौन सा वानप्रस्थ, जो भी उस आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम, तब जाके आपको सेवा करनी है। अभी तो गृहस्थ आश्रम में तो गृहस्थ का काम करो। मुझे भी बहुत सारे डायलॉग मिल चुके थे ऐसे। तो हमेशा कहा जाता है सेटल हो जाओ, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि सेटल होने तक तो पता नहीं मेरा क्या होगा बॉडी का। मुझे कुछ तो आर्थराइटिस हो चुका होगा, और अभी डेफिनेटली मैं बीमार हो चुकी हूँ, मेरी कीमोथेरेपी चल रही है। तो मैं आज के डेट में यहाँ से उठ के अपने दिल्ली के दूसरे कोने तक नहीं जा पाती, क्योंकि मेरा स्टैमिना मेरा इतना खराब हो गया है, बॉडी के फंक्शंस। तो आई एम सो हैप्पी कि 2013 में जब सब ठीक था, जब मेरी एनर्जी पीक पे थी, जब मेरा ड्राइव पीक पे था, मेरे आइडियाज एकदम ऐसे उबल रहे थे मेरे सर में, उस टाइम पे मैंने वो काम किया जो मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट काम था, जो कोई एक रूरल एरिया में जाके सेवा देना और वहां का कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करना। मैं सब सॉल्व नहीं कर सकती, मुझे पता है, लेकिन मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, एक लेडी डॉक्टर के, उससे मुझे लगा सिर्फ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, एक माँ की और एक बच्चे की हेल्थ अगर जाके वहां सुधार सकूं तो लाइफ का पर्पस यही है। अगर मैं वेट करती रहती और सेटल कर वेट करती रहती तो क्या होता, आज शायद ये बीमारी हो जाती, और बीमारी के बाद बस वो ड्रीम भी खत्म सब। सो आई फील यूथ इज द टाइम टू गिव मैक्सिमम टू द सोसाइटी, टू कंट्रीब्यूट। तो ये मुझे मैसेज एक बुक के द्वारा पहुंचाना था कि ये मेरा थॉट है, और मैं इस पे चली, और मुझे बहुत बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस आए। कोई सैक्रिफाइसेस का, लोगों को लगता है पता नहीं रूरल एरियाज में जाके क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सब कुछ नहीं हुआ। मैंने बहुत एंजॉय किया, वहां के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। इनफैक्ट आज तक मैसेजेस आते हैं, कैसे हो दीदी, कैसे हो दीदी, और सेफ्टी का भी कोई इशू नहीं आया। और मैं अकेली गई थी, लेकिन वहां बहुत लोग थे मेरी प्रोटेक्शन के लिए, ऑल्दो प्रोटेक्शन की कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो ये दूसरा कारण था मेरा। और मुझे जरूर लगता है कि रूरल एरियाज को हमारी बहुत जरूरत है। जैसे ये बुक एक विंडो है रूरल एरियाज के प्रति, जो बॉम्बे या दिल्ली में बैठ के कोई सोच भी नहीं सकता ऐसे सब हो रहा है। तो रूरल एरियाज आज भी ऐसे हैं, और हमको अपनी लाइफ का कुछ तो पार्ट, चाहे 1 साल हो, वो देना है वहां पे। तो आप बिहार जब गए थे तब क्या धरो भी आपके साथ में बिहार में आए थे, या फिर आप अकेले थे? नहीं, तो जैसे मैंने कहा पापा मम्मी बहुत डरे हुए थे, तो प्रोटेक्शन के लिए मुझे साथ में धरम को भेजा था थोड़े टाइम के लिए। तो वो 2 साल में अराउंड 3 महीने वो मेरे साथ थे। फिर एक बार सबको लगा नहीं, कुछ हुआ नहीं, सब ठीक है, तो फिर 3 महीने के बाद मैं वहां अकेली थी। अकेली मतलब क्या, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर्स फॉर यू और केयर इंडिया, ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में काम कर रही थी। तो उनके तो इतने सारे लोग थे कि दे वर लाइक अ फैमिली टू मी। खाना भी मैं उनके घर खाती थी, तो बिल्कुल नहीं लगा फैमिली नहीं है साथ में। तो जब हम अच्छा काम करने जाते हैं तो हमेशा लोग साथ में मिल जाते हैं हमको, जो वही काम करने आए हैं। ये मोतिहारी में जब आपने
पहला चैप्टर का बात किया, जब वो एकदम डरावना लेबर रूम आपने एक्सपीरियंस किया, उसके बाद में वहां पे इतना समय बिताना, इसमें बहुत सारे पॉइंट तो ऐसा होंगे जब मोटिवेशन पूरा ऐसा डाउन में है, ऐसा लग रहा है कि बस यार छोड़ के निकल जाए, और कभी-कभी बहुत अच्छा भी लग रहा होगा कि बहुत अच्छी जगह आए हैं और कुछ अच्छा हो रहा है। तो दोनों एक्सपीरियंस थोड़े से शेयर कीजिए। यस, तो एक दिन खुद एक्चुअली पहले का जो 2 हफ्ते थे वो तो बहुत शॉक में निकल गए मेरे। मुझे पता था कि परिस्थितियां खराब है, लेकिन जो मैंने देखा पहले 2 हफ्ते में, उसके लिए तो मुझे किसी ने भी प्रिपेयर नहीं किया था। मैं ऑलमोस्ट डेली देखती थी कि कोई ना कोई बच्चा माँ के पेट में मर जाता था, क्योंकि क्योंकि नर्सेस या स्वीपर्स जो वहां डिलीवरी कर रहे थे, वो सदियों से डिलीवरी कर रहे हैं, उनको माँ का बीपी लिखना नहीं आ रहा है, उनको बच्चे की जो धड़कन होती है पेट में माँ के, वो जांच करनी नहीं आ रही है। तो मैं वहां पे सुन रही हूँ कि बच्चे की धड़कन कम हो रही है, वो किसी को पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं कैसे करना है। और अगर मैं बताती भी हूँ कि बच्चे की धड़कन कम हो रही है, जल्दी से सिजेरियन करना है, तो डॉक्टर ही नहीं मिल रहा है, कहीं फोन कर रहे हैं, डॉक्टर अपने प्राइवेट में सिजेरियन में बिजी है। और अगर मैं कहीं से तो पकड़ के लाई डॉक्टर, तो वहां पे जो रिलेटिव्स हैं वो बोलते हैं बाबा कुछ भी करो, बच्चा मरेगा तो चलेगा, सिजेरियन नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने अपने गांव में सुना हुआ है कि जिस भी औरत का सिजेरियन होता है वो कम से कम 1 महीना भर्ती रहती है, बहुत सारा दवा दारू का पैसा लगता है। तो बच्चा मर गया तो चलेगा, लेकिन उनको पता है कि दोबारा बच्चा हो जाएगा, लेकिन सिजेरियन नहीं करना है। तो मैंने वहां पे एक औरत का बच्चेदानी, जो यूट्रस होता है, वो फट चुका था, रप्चर हो चुका था, उसको ऑटो में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बाहर भेज दिया गया था। तो ये सब देख देख के मुझे तो रोज शाम को आके मैं रोती थी कि मैं तो यहाँ ट्रेनिंग करने आई थी, ये सब मैं क्या देख रही हूँ। मतलब मुझे लग रहा था मैं कैसे डेड बॉडी की तरह सबको देख रही हूँ सिर्फ वहां पे, और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं जाऊंगी यहाँ से। लेकिन फिर धर्म साथ में थे, शायद अच्छा हुआ वो मेरे साथ गए थे, तो उन्होंने मुझे समझाया कि तू यहाँ जो करने आई है पहले वो तो शुरू कर, तूने तो कुछ किया ही नहीं है अभी तक तो सिर्फ देख रही है। तो तब मैंने सोचा कि चलो सिर्फ सफाई करना अगर हो पाएगा तो उतना करके जाऊंगी। तो उसके बाद मैं वहां डिसाइड किया कि मैं रहूंगी। मैंने सिर्फ 3 महीने का कमिटमेंट दिया था और मैं बिहार में 2 साल रही। वो आपके किताब में, सॉरी मैं मराठी बोलतो क्योंकि मराठी कार्यक्रम है, तो मराठी समजती, आप बोलिए। तुम्ही डिलिव्हरी केलेल्या पेशंटचे नातेवाईक बिस्किट घेऊन तुमची वाट बघत होते तुम्हाला भेट देण्याकरता, तो एक किस्सा तुमच्याकडनं ऐकायचा आहे। आणि दुसरा महत्वाचा, तुमच्या हेअरस्टाईलमुळे तुम्हाला सीझर रूम मध्ये कोणी जाऊ देत नव्हतं ओटी मध्ये, त्या 2 गोष्टी तुम्ही मला प्लीज सांगा, लोकांना ऐकायला आवडतील। एक बहुत कॉमेडी चीज, शुरुआत में बहुत कॉमेडी होता था मेरे साथ। वहां पे जैसे मैं लेबर रूम के अंदर जाती थी ना, तो लोगों ने मुझे बोला था सलवार कमीज तो पहन के जाना है, ऐसे कुछ जीन्स वीन्स में पहन के जाना है, तो मैं सलवार कमीज में रहती थी। तो वहां से ना मुझे बहुत बार रिलेटिव्स ऐसे हाथ पकड़ के डिलीवरी रूम के बाहर निकल देते थे। मेरे को लगा पता नहीं क्या है, तो मैंने 1-2 दिन सहन किया। उसके बाद देखा तो ये कितना टाइम से हो रहा था, तो मैंने वहां की नर्स से पूछा, सिस्टर मुझे बाहर क्यों निकल रहे हैं ये लोग? तो सिस्टर बोलती है, डॉक्टर ये आपको मर्द समझते हैं, क्योंकि आपके बाल छोटे छोटे बॉब कट जैसे कटे हुए, अभी तो थोड़े से बड़े हुए हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बाल नहीं कटा पाई मैं नहीं तो मेरे बहुत छोटे बाल होते थे। तो लोगों ने वहां पे जो आते थे डिलीवरी के लिए, इतने ठेठ गांव से आ रहे थे, उन्होंने कभी भी लड़कियों को बॉब कट में नहीं देखा था। तो इसलिए उनको लगा कि कंफ्यूजन हुआ होगा, पहले तो लड़का है या क्या है सलवार कुर्ता, नहीं लड़का ही होगा, चलो बाहर निकाल देते हैं। इस वजह से मुझे निकाल देते थे। तो मैंने अगले दिन ही इतना बड़ा वो ऑरेंज सिंदूर यहाँ से लेकर यहाँ तक और इतना बड़ा बिंदी ये लगा के मैं लेबर रूम के अंदर गई, तब लोगों को लगा नहीं ये तो औरत तो ये किस्सा हुआ। तो हाँ, ये नथिंग, मैं उनको डिग्रेड नहीं कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ इतना बता रही हूँ कि वहां पे लोग बहुत ही, जो आते थे पेशेंट बहुत इनोसेंट थे, उन्होंने ज्यादा, उनके लिए वो पटना ही जाना या मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में, मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना, ये बहुत बड़ी बात थी। दूसरा, एक बच्चा था, प्रीमेच्योर बच्चा, मेरे ख्याल से 7-8 महीने का होगा, वो डिलीवर होने वाला था। तो मेरे साथ में
2 अजीबाई खड़ी थी, एक शायद नानी होगी, एक शायद दादी होगी, और जो मदर डिलीवर कर रही थी, प्रीमेच्योर होने वाला था। तो हमने सारी तैयारियां करके रखी थी कि डिलीवर होएगा, सांस नहीं लेगा, तो हम सब तैयार होकर खड़े थे। तो वो दोनों एकदम घबरा के से पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। फिर वो डिलीवर हुआ बच्चा, और एज एक्सपेक्टेड बच्चा रोया नहीं। फिर उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा एम्ब्रो बैग करके वेंटिलेट किया, बच्चा रोने लगा। फिर हमारे पास ना एनजीओ ने थोड़े कपड़े डोनेट किए थे, तो कपड़े थोड़े फुल टर्म बेबी के थे, पूरे 9 महीने के बच्चे के थे, वो हमने उसके ऊपर पहनाए। तो वो तो ऐसे थैले जैसा बच्चे के ऊपर लग रहा था, क्योंकि बच्चा इतना सा था। तो वो दोनों पूरा टाइम खड़े होके मुझे देख रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ, और उनको रियलाइज हुआ कि बच्चा रोया नहीं, और मेरे एफर्ट्स की वजह से बच्चा रोने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ, वो एकदम से डिसअपियर हो गए वहां से। मेरे को लगा पता नहीं गए होंगे। फिर थोड़ी देर के बाद वो सिस्टर ने आके मुझे बोला कि डॉक्टर, वो दोनों ना आपको बाहर बुला रहे हैं, वो आपको कुछ देना चाहते हैं। तो मेरे को लगा शायद पैसे देने की बात हो रही है, तो मैंने बोला नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उनको बोला जाओ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं डॉक्टर प्लीज आओ ना, वो पैसे नहीं दे रहे। तो मैं बाहर गई ना, तो एक के हाथ में चाय का कप था, और दूसरे के हाथ में पार्ले जी बिस्किट्स का एक कूड़ा था। तो सिस्टर ने ना, सिस्टर को लगा कि शायद मुझे लगा कि ये बहुत छोटी चीज दे रहे हैं, तो सिस्टर ने बोला अरे डॉक्टर ये ना पैसे नहीं है तो इतना ही दे सकते हैं आपको। तो मेरे तो ऑलमोस्ट आंखों में आंसू थे कि शायद कोई डॉक्टर अगर अपनी जिंदगी में किसी चीज के लिए जीता है, तो ये फीलिंग होती है जिसके लिए वो जीता है। क्या बात। कोई भी रेम्यूनरेशन, कितने भी पैसे इसके 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 मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो मैं उनके सामने बैठ के उस चाय में पार्ले जी डुबा के मैंने उनके साथ खाया, और यही आई थिंक हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये एक फीडबैक डॉक्टर्स को आसानी से मिल जाता है, डॉक्टर्स या नर्सेस को, लेकिन आप किसी भी प्रोफेशन में हो, एक दूसरे इंसान की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना, उसको सर्व करना, उसकी जिंदगी बेहतर बनाना, ये हम सब अपने अपने तरीके से कर सकते हैं। और अभी जो लॉकडाउन का टाइम है, मैं भी कितने सारे लोगों से सीख रही हूँ। आजकल इतने सारे वेबिनार्स होते हैं फेसबुक पे, जो न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं लोग, वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं लोग, जो फ्री वेबिनार्स कर करके लोगों को सिखा रहे हैं कि गार्डनिंग कैसे कर सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं। दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू माई लाइफ। वैसे ही मुझे लगता है कि आज के हमारे सेशन से अगर कोई चीज लेके जानी है हमको, तो ये लेके जानी है कि हर दिन किसी एक इंसान की लाइफ में तो मुझे कंट्रीब्यूट करना है, सेवा देनी है। और रिटर्न में वो पार्ले जी का बिस्किट तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन वो दोनों हाजियों के आंखों में जो था, वो तो आज तक नहीं भूल सकती मैं। सो या तरुजी, तुम्ही बिहारमध्ये काम केलं, तुम्ही मोतीहारी जिल्ह्यासाठी मेजर बदलावाचं काम केलं. आता तुम्ही मोतीहारी सोडल्यानंतर मागच्या 5-6 वर्षात तिथली परिस्थिती कशी आहे? त्यात काही बदल होतोय? तुमच्या पावलावर लोक पुढे चालतायत? काय तुम्हाला त्याच्याबद्दल फीडबॅक मिळतोय? हाँ, तो लॉट ऑफ टाइम्स लोग क्या बोलते हैं कि जो चेंज होता है वो इंसान की वजह से होता है, और इंसान जब तक है तब तक रहता है, और उसके बाद कोलैप्स हो जाता है। अगर इंस्टीट्यूशन नहीं बदला हो तो ये चेंज वेस्ट है। तो मुझे पहली बात तो लगती है कि चलो इंसान के होने तक तो बदलाव था ना, तो बहुत सारे लोग इसकी वजह से बहुत सारा बेनिफिट गेन, पेशेंट्स तो गेन किए ना उस टाइम। दूसरी चीज ये है कि जब मैं वहां से निकली, तो मेरे बाद जो वहां का एनजीओ था केयर इंडिया, उसमें जैसे डॉक्टर सुनील गुप्ता है, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने काम शुरू रखा। और नरेंद्र मोदी जी आई थिंक 2015 में शायद पावर में आए थे, तो उन्होंने कायाकल्प अवार्ड अनाउंस किया था। कायाकल्प अवार्ड का क्या मतलब है, पूरे इंडिया के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का कंपटीशन था, तो हर स्टेट का अलग अलग था। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑफ एवरी स्टेट जो जीतता है उसको 50 लाख का अवार्ड मिलने वाला था। और गेस व्हाट, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मोतीहारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिहार में वन ऑफ द वर्स्ट माना जाता था,
वो हमारे काम करने शुरू से विदिन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर बिहार में उसे फर्स्ट प्राइज मिला और उसे कायाकल्प अवार्ड मिला। और वो सिर्फ तभी नहीं, उसे अगले साल कॉन्सिक्यूटिवली तो दे नहीं सकते थे वो लोग, इसलिए सेकेंड ईयर स्पेशल मेंशन मिला और थर्ड ईयर फिर से कायाकल्प अवार्ड मिला। तो मेरे निकल जाने के बाद भी वहां पे, बाद भी क्या, मेरे निकल जाने के बाद और ज्यादा प्रगति की उस हॉस्पिटल में। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये सोच के कि ग्रोथ या चेंज लोगों के निकल जाने के बाद भी वहां शुरू रहा, जो बहुत इम्पोर्टेंट। तो फ्रॉम नथिंग टू कायाकल्प, ये तो ऐसा हो गया, फ्रॉम स्वीपर डिलीवरी टू कायाकल्प अवार्ड, इतना चेंज हुआ 1-1.5 साल के अंदर। म्हणजे लिटरली कायाकल्प झाला, लिटरली कायाकल्प. येस. तो खरं तर मोतीहारी आणि तिथल्या अनुभवाबद्दल आपण अख्खं एक सेशन पूर्ण वेगळं घेऊ शकतो, पण अजून मसाडीचा पूर्ण मोठा एक्सपिरियन्स बाकी आहे आणि मला असं खूप अजून मोतीहारीबद्दल तुम्हाला विचारायचंय, पण आपल्याला मसाडीकडे जावं लागणार आहे, कारण मी गड्याळ पण बघतोय, बाकी पण बघतोय. तर या सगळ्यामध्ये एक छोटा प्रश्न होता, फक्त मोतीहारीचा शेवटचा प्रश्न, आणि मग आपण पुढे जाऊ. मला आता फेसबुकवरती एक प्रश्न असा विचारण्यात आलेला आहे की तो दवाखाना गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल होतं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होतं, तिथे त्यांचे सुपेरियर्स, ऑथॉरिटीज कोणी येत नव्हते का ती बघाय करता? हाऊ इट इज पॉसिबल की म्हणजे ना, हाँ, ऐसा हो कैसे गया? मेरे मन में भी यही क्वेश्चन चलता था कि हो कैसे गया, यहाँ पे इतना बुरा हाल है कैसे? तो कैसा होता है ना, सब लोग अपना जो काम है किसी और को ट्रांसफर करते रहते हैं, तो वहां का जो सिविल सर्जन है या डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट होगा हॉस्पिटल का, वो सारे के सारे उसी सिस्टम का भाग है ना। हमको शायद मैं जैसे बॉम्बे से निकल के आई थी और बॉम्बे में मैंने इतने महान हॉस्पिटल्स में काम किया था, सायन हॉस्पिटल जो महाराष्ट्र में वन ऑफ द बेस्ट है, तो हमारे स्टैंडर्ड्स ही अलग थे। तो मैं जाके जब देखती हूँ तो शॉक लगता है, लेकिन जो उसी सिस्टम में रहता है शायद उसको देख के शॉक नहीं लगेगा। वो उसी सिस्टम में वही रोज 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 उसी तरीके के हॉस्पिटल्स देख रहे हैं, उसी तरीके का सब कुछ देख रहे हैं, उनको शॉक नहीं लगेगा। इसीलिए केयर इंडिया ने बहुत स्मार्टली एक रूल रखा था, जिसने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि जो भी ट्रेनर्स आएंगे इस प्रोजेक्ट में वो बिहार के बाहर से आएंगे, क्योंकि अगर आप बिहार के अंदर के डॉक्टर्स ले लेंगे तो उनको तो लगेगा हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये क्या ट्रेन करने की जरूरत है, बस ठीक है, हम बाहर से आए इसीलिए हमें शॉक लगा। तो ऐसा नहीं है कि सुपीरियर्स ने देखा हुआ नहीं होगा, लेकिन शायद उनको इतना झटका नहीं लगा वो देख के जितना झटका हमको लगा। तो हाँ, मेरे हिसाब से ये कारण है। और बहुत बार क्या होता है, जब भी इंस्पेक्शन विजिट्स होती हैं तो हमेशा कवर अप्स तो होते ही हैं, वो सब जगह होते हैं कि कोई भी सीनियर आके देख रहा है तो सब सफाई कर दो, सब ठीक कर दो, तो वो जो रियल परिस्थिति है वो पता नहीं चलती। और बिहार के इस प्रोजेक्ट की जो रियल परिस्थिति है वो हमको इसलिए पता चली क्योंकि जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर मिस्टर नीतीश कुमार, उन्होंने ये जो फंडर, इस प्रोजेक्ट के फंडर थे बिल एंड मेलिंडा गेट्स, तो उनके साथ एक पैक्ट किया था कि हमें अपने मैटरनल केयर सुधारनी है तो डॉक्टर्स को बुलाओ, हमको ट्रेनिंग करेंगे डॉक्टर्स की। तो उन्होंने हमें खुला एक्सेस दिया था, जहां जाना है जाओ, हॉस्पिटल में जो करना है करो। तो हमको एक्चुअली उनके सपोर्ट की वजह से बहुत फायदा हुआ कि उन्होंने अग्री किया कि हाँ भाई प्रॉब्लम है और हमको इसको सुधारना है। ये बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स देखने के लिए तैयार होते हैं, और बाहर के लोग आके फीडबैक दे रहे हैं और वो सुन रहे हैं, ये बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि ईगो जो है उससे वो अलाउ नहीं करती है कि बाहर के लोगों की सुनने की। तो उन्होंने सुना और इसीलिए बदलाव हुआ। तो मोतीहारी से निकल के हम निकलते हैं, मसाड़ी की तरफ चलते हैं। तुम्ही मोतीहारीवरून जेव्हा परत आलात आणि त्यानंतर थोडा वेळ सेवाग्राम, काही काळ नेपाळ इथे काम केल्यानंतर तुम्हाला मसाडी जायचं ऑफर कशी आली आणि मसाडीतल्या अनुभवाबद्दल तुम्ही आम्हाला वाचकांना आणि ऐकणाऱ्यांना जरा सांगा। मैं जब वापस आई, मैं रूटीन लाइफ मैंने शुरू की महाराष्ट्र में। कोशिश थी कि महाराष्ट्र में भी किसी रूरल एरिया में जाएं,
तो मैं और धर्म यहाँ वर्धा में सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज है जो गांधी जी ने शुरू किया था, वहां पे हम एज लेक्चरर्स ज्वाइन हो गए, वो साइकियाट्री में, मैं गायनेकोलॉजी में। तो हम अपनी नॉर्मल सांसारिक गृहस्थ आश्रम शुरू करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन रोज एक मन में हलचल थी कि आई एम नॉट नीडेड हियर एज मच एज आई एम नीडेड इन बिहार। ये पता नहीं एक कांटा सा चुभ रहा था रोज कि बिहार में मेरी जरूरत है, मुझे बिहार जाना है, बिहार जाना है। रोज रात को मैं धर्म का सर खाती रहती थी कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग, बिहार जाना है। तो धर्म ने मुझे सिंपली बोला, मुझे बिहार जाना है ना, तू जा, डोंट वरी, जा। इस बार वो मेरे साथ नहीं आए, लेकिन आई वेंट टू बिहार अगेन, क्योंकि मैं तो शांति नहीं हो रही थी। ऑल्दो वहां पे सब कुछ परफेक्ट था सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज में। और फिर जब मैं वापस गई तो थैंकफुली अगेन कायनात ने मेरे पीछे जोर लगाया, और बसाड़ी नाम का एक छोटा सा गांव है जो पटना डिस्ट्रिक्ट में ही है, लेकिन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 20-25 किलोमीटर दूर है। तो देखा जाए तो मेन डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन कैपिटल सिटी के डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन वहां पे 7 किलोमीटर तक रोड्स नहीं थी, और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी मोस्टली हाफ द टाइम ही आती थी। यहाँ पर डॉक्टर रविकांत सिंह जो डॉक्टर्स फॉर यूके प्रेसिडेंट थे, उनका गांव था ये, और उन्होंने डिसाइड किया था कि मुझे अपने गांव के लिए कुछ करना है। तो उन्होंने अपने पापा से अपना उनका बंगलो लेके डिसाइड किया उसमें हेल्थ सेंटर शुरू करेंगे। और तभी मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि वापस जाऊंगी। तो डॉक्टर रविकांत सर से मैंने बात की और फिर आई वेंट बैक टू मसाड़ी। पर यहाँ पे तो अलग ही सेट ऑफ चैलेंजेस। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देखा था मुझे लगा बाबा वो तो कुछ भी नहीं था। यहाँ पे जो मैंने देखा वो तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं सोचने, मुझे लिटरली ऐसा लगा कि मैं मदर इंडिया के कोई सीन में हूँ। मदर इंडिया में जो देखा होगा हमने मूवी में, वो पूरा का पूरा मेरे सामने प्ले हो रहा था। मैं पहले दिन घूमने निकली विलेज में, तो मैंने देखा कि वहाँ मुसर टोली होती है। मुसर एक ऐसी कम्युनिटी है जैसे मूसाहर, मूसा मतलब रैट, मूसाहर, तो जो रैट खाने वाली कम्युनिटी है उसे मूसाहर बोलते हैं। ये महादलित कम्युनिटी है जो बहुत समय से ऐसे अनएजुकेटेड रह गई है। तो उनकी टोली में मैं घुसी, वहां पे मेनली मुसहर से और राजपूत थे। तो मुसहर की टोली में मैंने देखा कि बच्चों के नाक से शीन निकल रहा है, और सब मक्खियां भिनभिना रही हैं, पेट ऐसे बाहर निकला हुआ है, सारे लुकड़े सुकड़े बच्चे, और कढ़ाई में चूहे की खाल पक रही थी। वो तो पहले दिन देख के ही मैं शॉक में चली गई कि चूहे की खाल क्यों खा रहे हैं वो लोग। तो मुझे पता चला कि प्रोटीन का सोर्स है उनके लिए। जब मैं वापस जाने लगी पटना, तब मैंने देखा बहुत सारी औरतें लोटा लेके शाम को 7 बजे के बाद रास्ते में बैठती हैं, क्योंकि वहां पे टॉयलेट्स नहीं है। मतलब किसी पुराने जमाने का विलेज लग रहा था वो। एंड दिस वाज 2015। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि बाबा यहाँ के चैलेंजेस आर गोइंग टू बी बिगर। वहां पे 70% डिलीवरीज घर पे होती थी, और आधे से ज्यादा बच्चे अति कुपोषित थे। और मुझे इस पे काम करना था। अभी जिनको कभी डिलीवरी सेंटर, डिलीवरी रूम नहीं देखा है किसी ने, हॉस्पिटल नहीं देखा है, वो मुझे हॉस्पिटल शुरू करके उनको हॉस्पिटल में डिलीवरी करने को लगाना है। मतलब ये तो मेरे स्किल सेट्स जो थे वो बहुत चैलेंज हो रहे थे। मुझे तो सिर्फ डिलीवरी करना आता था तब तक। अब मुझे रियलाइज हुआ सिर्फ डिलीवरी करके नहीं चलेगा, मुझे बहुत कुछ यहाँ कम्युनिटी के साथ काम करना पड़ेगा, तब जाके कोई मेरे हॉस्पिटल में आएगा और तब जाके डिलीवरी शुरू होंगी। तो इट वाज डेफिनेटली मोर चॅलेंजिंग देन होती है। ओके, यहाँ पे तुमच्या पुस्तकात काही वेगळे अनुभव तुम्ही दिलेत जे तुम्हाला फ्रस्ट्रेट करत होते मुसर कम्युनिटीच्या बाबतीत, की तुम्ही डिलिव्हरी करता खूप प्रयत्न केले, तीव्र कुपोषित मुलांसोबत तुम्ही काही काळ होतात आणि त्याच्यात तुम्हाला त्याचा निगेटिव्ह रिस्पॉन्स त्यांच्याकडनं येत होता, त्याच्याबद्दल काही थोडक्यात सांगू शकाल का? हाँ, तो एक बार एक इंसिडेंट बताती हूँ कि एक प्रेग्नेंट औरत थी। हमने एक्चुअली उसका जो पहला बच्चा था वो कुपोषित था, तो उसको हमने कैसे तो जान से बचाया था उसको, और एकदम हृष्ट पुष्ट कर दिया था और एकदम मस्त हो गया था बच्चा। तो वो दूसरी बार भी गर्भवती हुई, तो हमेशा आती थी मेरे पास दिखाने के लिए। तो ऐसा हुआ कि जब पूरी आई थिंक 8 या 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, तब हॉस्पिटल में आई, मैंने उसको खून जांच के लिए भेजा।
और खून जांच में मुझे पता चला बाद में कि काफी दिनों तक फिर आना बंद हो गया उसका हॉस्पिटल में। तो फिर मुझे लेबोरेटरी में पता चला कि वो खून देना नहीं चाहती थी और जबरदस्ती उसका खून लिया गया था। जबरदस्ती मतलब कन्विंस करके कि नहीं जरूरी है तो उसने शायद दे दिया होगा। बाद में जाके मुझे पता चला कि जो वो मुसर कम्युनिटी की थी, तो मुसर टोली में लोगों को लगा एक तो वैसे कमजोर है तो इतना हम लोग कितना खून लेते हैं, 10 ml से ज्यादा कोई भी नहीं लेगा, तो 5 या 10 ml खून लिया होगा। उतना खून लेने की वजह से इसको और कमजोर कर दिया है। और उसी शाम को हमारा हेल्थ सेंटर तोड़ने आने वाले थे वो लोग। तो हम लोग की जो सारी टीम थी उसकी एवरेज एज थी 25 साल। तो लोग इतने हर्ट हो गए थे कि हम लोग सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे गांव में गर्मी में इलेक्ट्रिसिटी के बिना बैठे हुए हैं इनको सेवा देने के लिए, और ये हमारा हेल्थ सेंटर तोड़ने आ रहे हैं क्योंकि हमने ब्लड कलेक्शन किया। और मैं भी ऑफ कोर्स हर्ट हो गई थी, लेकिन तब मुझे डॉक्टर अभय बम की स्टोरीज या डॉक्टर रॉय की स्टोरी, ये सारी जो मैंने अपने एमबीबीएस के टाइम पे सुन रखी थी, उनकी भी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आए थे कम्युनिटी के साथ काम करने टाइम, तो वो मुझे याद आए। और आई एम सो थैंकफुल कि पहली ये स्टोरी सुनी हुई थी, इसीलिए राइट टाइम पे क्लिक की। तब मुझे रियलाइज हुआ कि अगर ये लोग की अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की है कि ब्लड कलेक्शन भी वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो मतलब इनका हेल्थ केयर कितना कॉम्प्रोमाइज्ड है और कितना पीछे रह गया है। और जो पटना का हेल्थ सिस्टम है वो 25 किलोमीटर दूर तक भी पहुंच नहीं पाया है उस गांव में। और हमको ये समझना होगा, आई थिंक गलती मेरी ही होगी कि हमने इतना जल्दी ब्लड कलेक्शन शुरू कर दिया। हमको पहले शायद एक अवेयरनेस ड्राइव करनी चाहिए थी ब्लड कलेक्शन क्या होता है, राइट। तो मैं उसकी इसमें भी गई थी, उसकी टोली में भी या उसकी झोपड़ी में गई थी। तब उसकी सास ने मुझे लिटरली हाथ पकड़ के बाहर निकल गया था कि निकल जाए यहाँ से, तो वापस अपना मुंह मत दिखाना। और वो जो सारे पेशेंट जिनको मैंने ट्रीट किया था वो सारे वहां मेरे सर्कल में मेरे अराउंड खड़े रह के हंस रहे थे। तो वो जरूर एक मोमेंट था जिसमें शायद मन में लगता कि तरु बहुत हो गया, निकल जाए यहाँ से। लेकिन मैंने जिन लोगों की स्टोरी सुन रखी थी, जिन लोगों से बातें कर रखी थी एमबीबीएस के टाइम पे, उस वजह से मैं वहां रह पाई, उस वजह से मैं वहां ये सब टॉलरेट कर पाई और पेशेंस दिखा पाई थोड़ी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपोजर। अर्ली एज में एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है। हम अपने बच्चों को बहुत संभाल के रखते हैं, जरा भी मिट्टी नहीं लगे, ये नहीं लगे। अगर बच्चे को हम एक्सपोज नहीं करेंगे वर्ल्ड के साथ, तो शायद वो ऐसे सिचुएशंस में पिघल जाएगा। एंड आई एम ग्लैड कि बिकॉज ऑफ प्रचिति जैसी ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से, या सेवा अंकुर, निर्माण, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ऐसे यूथ ग्रुप्स जो है महाराष्ट्र में, इसकी वजह से यंग स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। निर्माण डॉक्टर अभय बंग का ऑर्गेनाइजेशन का यूथ मूवमेंट है, सेवा अंकुर हेडगेवार हॉस्पिटल और आरएसएस का यूथ मूवमेंट है, और प्रचिति हमारे बीजे मेडिकल कॉलेज में है। तो ये जो यूथ मूवमेंट्स है ये बहुत क्रिटिकल रहे हैं कि महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा वॉलंटियर्स जाते हैं। आपको पता है, मुझे डॉक्टर रविकांत सिंह बता रहे थे कि कभी भी डिजास्टर होता है, फ्लड होता है, अर्थक्वेक होता है, सबसे पहले कहाँ से आते हैं लोग? महाराष्ट्र से आते हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि एक कारण है महाराष्ट्र को महाराष्ट्र बोलते हैं। तरुजी, तुमचं हे पुस्तक 2 वेगवेगळ्या भाषांमध्ये आलेलं आहे आणि महाराष्ट्रात तर मी बघतोय की ज्यांना कोणाला मी पुस्तक वाचायला दिलं ते सगळे म्हणजे पुस्तक वाचण्याआधीचा व्यक्ती आणि पुस्तक वाचल्यानंतरचा व्यक्ती 2 वेगळ्या व्यक्ती असतात. त्यांची समज, समाजाकडे बघण्याची दृष्टी बदललेली असते. तुम्हाला काय फीडबॅक या पुस्तकाकडनं मिळालेत? आपण आता शेवटच्या टप्प्यात आलो आहोत. जवळपास एक आपल्याकडे 2-5 मिनिटं मला वाटतं फक्त असतील. तर मी शेवटचा प्रश्न माझ्या बाजूने तुम्हाला विचारतोय हा, की तुम्हाला लोकांकडनं काय रिस्पॉन्स मिळतोय या पुस्तकाला घेऊन? तो फ्रैंकली पहली बात तो मेरा, ऐसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये किताब मराठी में प्रकाशित हो जाएगी। मैंने तो इंग्लिश में लिखी थी। तो थैंकफुली पता नहीं भगवान ने दोबारा डेस्टिनी ने फेवर किया और मुझे रोहन प्रकाशन की तरफ शायद डायरेक्ट कर दिया। तो रोहन जी ने और उनके पापा प्रदीप जी ने शायद मेरी बुक पहले पढ़ी थी,
तो उन्होंने कहा कि इंग्लिश तो होगी लेकिन मराठी भी होगी, तो उन दोनों की वजह से मराठी में बुक आई है। और रमा हर्दीकर ने इतना ब्यूटीफुल ट्रांसलेशन किया है कि मुझे पढ़ने समय लगा था ये यार तो मेरे शब्द हैं, अगर मैं मराठी में लिखती तो यही लिखती। और उन्होंने ही फिर मुझे स्पीकिंग टाइगर जो इंग्लिश में बुक प्रकाशित हुई है और डॉक्टर्स एक्सपेरिमेंट्स इन बिहार, तो उन्होंने ही मुझे उनकी तरफ भी भेजा। तो मैं बहुत ही लकी हूँ कि अनुजा, रमा, रोहन जी, प्रदीप सर, ये सबके साथ मेरा मिलना हुआ और ये बुक इतनी सुंदर निकली है कि मैं शायद इससे बेटर कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। ऐसा लगता है पढ़ने टाइम कि मैं अपनी डायरी पढ़ रही हूँ, इतनी ये वार्म और मेरे को अपनी जैसे लगती है। और लोगों का भी इतना अच्छा रिस्पांस आया मुझे, अभी मैं वो रिस्पांसेस कलेक्ट करके रखे हैं, उसकी भी मैं बुक बनाने वाली हूँ। मुझे लगता है वो सारे मेरे को रिस्पांसेस रिकॉर्ड करने चाहिए एक डायरी में। लोगों के रिस्पांसेस इतने मूविंग रहे हैं, जैसे आज ही मुझे सुबह एक रिस्पांस आया था, एक डॉक्टर ने पढ़ा बुक और उन्होंने कहा कि मेरे भी मन में ऐसा था कि सेवा तो बाद में होती है, लेकिन ये पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आज जब हम यहाँ पे हैं, आज ही सेवा शुरू होती है। और ऐसी काफी सारी बातें, तो बहुत सारे लोगों ने ऑलमोस्ट सिमिलर रिस्पॉन्सेज दिए हैं मुझे। और वो रिस्पॉन्स एक राइटर के लिए तो वो ही पढ़ना इज एवरीथिंग। जो रिस्पॉन्स है, क्योंकि वो मिल तो नहीं सकता है रीडर से, तो जो रिस्पॉन्स आता है उसी से वो उसका आई थिंक उसका एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है। मेरा तो जैसे मैंने कहा एम सिर्फ यही था कि लोगों को अपनी स्टोरी से बस शेयर करके दिखाना कि इस एट द एज ऑफ 30, मैं कब गई 30 या 31 की थी मैं जब बिहार गई थी, तो उस एज पे मैं गई इसीलिए शायद कुछ कर पाई। अगर वेट करती रहती तो शायद नहीं, आज नहीं जा सकती मैं। तो ये अगर कोई इससे कोई भी एग्जाम्पल ले सके, कुछ लेसन ले सके और कुछ कर पाए तो आई विल बी वेरी 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 हैप्पी। बाबा आमटे त्यांच्या अनेक कवितांमधल्या एका कवितेत असं म्हणतात की शृंखला पायी असू दे मी गतीचे गीत गाई, दुःख उधाळ्यास आता आसवांना वेळ नाही. तरुणचा अनुभव लांबीमध्ये कदाचित 2-3 वर्षाचा असेल, पण त्याची खोली, त्याची व्याप्ती, त्याची डेप्थ जी आहे ती अख्खी सिस्टीम बदलवणारी आपण बघतोय की मोतिहारी सारख्या ठिकाणी 2 वर्ष त्यांनी वर्षभर 2 वर्ष काम केलं. तो जिल्हा अख्ख्या राज्यात पुढे जाताना आपल्याला दिसतो. मसाडीतलं काम त्यांचं तसंच पुढे गेलेलं आहे. इतके सगळे डेडिकेशनचे, इतके सगळे इतक्या मोठ्या संवेदनशील कामाचे अनुभव 45 मिनिटाच्या एका सेशनमध्ये बसवणं थोडंसं अडचणीचं असतं. पण आपल्याला वेळ तेवढाच होता. तर त्या सगळ्या वेळेमध्ये तरुजींनी जे काही अनुभव मांडलेत त्याबद्दल मी तरुजींचे आभार मानतो. रोहन प्रकाशनच्या रोहन चंपानेरकर, प्रदीप चंपानेरकरांनी मला ही संधी दिली, त्यांचे आभार मानतो. हे पुस्तक रोहन प्रकाशनच्या वेबसाईटवरती आपल्याला मिळू शकतं. सध्या दुकान सुरू झालेलं आहे. सध्या रोहन प्रकाशनचं रिटेल शॉप सुरू झालेलं आहे. तिथे हे पुस्तक मिळू शकतं आणि ऑनलाईन तुम्ही बुक करू शकता. याची ई कॉपी अजून आलेली नाहीये. तर मी तरुजींचं पुन्हा आभार मानतो आणि आपण इथे थांबूयात. धन्यवाद तरुजी. थैंक यू. थैंक यू, आप सब लोग ज्वाइन हुए मेरे साथ। धन्यवाद परेश जी, धन्यवाद।